गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझेंगे क्या है सीसी को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। 2 नंबर का सवाल आपका सीटेट में सीधे सीधे आता ही है। कल हमने बात की कि कैसा होना चाहिए असेसमेंट को, आकलन को। तो डायनेमिक होना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से बदल पाए, समय के हिसाब से बदल पाए, बच्चे की नीड्स को फुलफिल कर पाए, यानी बच्चे की कमियाँ कहाँ हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, ये सब कर पाए। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल टाइम पर हम लोग मिल रहे हैं भाई। एंड आई एम नॉट डूइंग वेरी वेल एट ऑल। बहुत ही जो है बैंड बजी हुई है। ये तो इम्प्रूव्ड है, अभी 6 बजे की क्लास थी और हालात ख़राब थे। बहुत काढ़ा वाढ़ा पी के, दवाइयाँ लेके, क्योंकि ऑफ नहीं कर सकते आज, ऑनलाइन क्लास ऑफ करनी पड़ी, सॉरी ऑफलाइन। तो कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का भी समय जो है ज़रूरी है इस समय। देखिएगा, तो हम बात कर रहे थे कुछ ज़रूरी चीज़ें। आज हमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट पढ़ना ही है, एक क्वेश्चन कम से कम आता ही है। फिर ये स्टैंडर्ड असेसमेंट है, वो हमें पढ़ना है, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। तो ये 2-3 चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। उससे पहले हमें एक अच्छे टेस्ट के लक्षण या गुण पढ़ने हैं, है ना? अच्छे टेस्ट के गुण हमें पढ़ने हैं कि व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट। सॉरी, गार्डनर के क्वेश्चन कराऊंगी यार, मेरे को याद दिला दे करो बस। मतलब आज तो मेरी बैंड बजी हुई है, कल मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन क्लास भी लूंगी, आज वो भी नहीं हो पाई। एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, थैंक्स टू योर डेडिकेशन यार। टाइम की वैल्यू है ना, मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश है। प्रैक्टिस इनफ मैं करा चुकी हूँ यूट्यूब पे भी, आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगी प्रैक्टिस के, है ना? टॉपिक नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्वेश्चंस तो आप जहाँ से चाहो कर लो आज की दुनिया में। अगर टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो बात कैसे बनेगी, है ना? एक चाहे अलग से सेट आप लोगों के लिए लगवा दूंगी आप कहोगे तो, लेकिन अभी तो पहले सिलेबस खत्म कर लो। 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं, 30 तारीख तक हम वो कर लेंगे होपफुली, उससे पहले ही। ठीक है जी। तो एक अच्छे टेस्ट के गुण ये पढ़ते हैं फटाफट। तो एक अच्छे टेस्ट के गुण, यानी टेस्ट भी कैसे अच्छा होता है भाई, कौन से गुड लुक्स होते हैं टेस्ट के। तो यस, टेस्ट भी जो है एक बढ़िया टेस्ट हो सकता है। और कैसे हो सकता है वो बढ़िया, उसमें 3-4 लक्षण पाए जाएंगे तो हम उसको कहेंगे एक अच्छा टेस्ट है। हाँ यार, हल्दी दूध अच्छा याद दिलाया आपने। किरण कह रहे हैं गुड नून मैम, आई हैव ज्वाइंड योर क्लासेस 10 days बैक, completed ऑल योर क्लासेस एंड फॉर श्योर योर वे ऑफ टीचिंग इज टू गुड, ग्लैड टू ज्वाइन। बहुत बढ़िया किरण। देखो ये होता है एंथुजियाज्म कि 10 दिन पहले बैच ज्वाइन किया और सब कंप्लीट कर लिया रात और दिन बैठ करके। दिस इज एंथुजियाज्म। गद्यांश पद्यांश बोल रहे थे यूट्यूब पे हमें भी करा दो यूट्यूब पे। मैं कराऊंगी यार राहुल, बस आज नहीं कराऊंगी क्योंकि आप देख ही रहे हैं मेरी हालत। मैंने 6 बजे भी क्लास, क्योंकि मैं नहीं उसको टाल सकती थी, बहुत ज़रूरी था, है ना? टाल तो सकती थी ऑफकोर्स, ऑप्शन तो हमेशा ही होता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप लोगों की भी समय का महत्व मुझे जो है वो बहुत फील हो रहा है। तो वही रीज़न है। अदरवाइज़ तो ऐसी हालत में मैं बिल्कुल ना चाहूँ। इंसान किस लिए लाइफ लॉन्ग काम करता है, या पिछले 10 सालों से 9 सालों से काम करता है और फ्री होता है अपने हिसाब से, जिस इंसान के हिसाब से चीज़ें चलती हूँ। अगर मैं मना करूँगी तो कोई मेरे को कहेगा थोड़ी आके कि क्लास ले लो, समझ रहे हो? लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना? खैर, आते हैं समझते हैं कहानी क्या है। तो ज़्यादा क्लासेस आपकी बची नहीं है। कितनी क्लासेस बची हैं? वैसे तो मैंने वीओडी भी डलवाया हुआ है, बट क्यों, आपकी एनर्जी बनी रहनी चाहिए। और मेरी कोशिश है कि एक सेट आपके लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव लगवाऊँ। एक सेट हम ऐसा करें जो सिर्फ आप और मैं डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चंस का सेट। कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं होगी। एनीवे, तो 19, चलिए शुरू करते हैं। अब कोई भी कमेंट में बीच में नहीं लूँगी। एक अच्छे टेस्ट के गुण, या क्या होता है अच्छा टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं एक अच्छे टेस्ट के, या एक अच्छे परीक्षण परीक्षण के परीक्षण के गुण। गद्यांश पद्यांश कल कराऊंगी भाई। के गुण, वैलिडिटी। देखिए, हम कहते हैं कि एक टेस्ट जो है वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा जब ये सारे गुण होंगे उसमें। स्टैंडर्डाइज्ड और मैन टीचर मेड 2 तरह के टेस्ट होते हैं। अगर बड़े ब्रॉड कैटेगरी में देखोगे, स्टैंडर्डाइज के अंदर फिर कई सारे प्रकार आते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, इसको हम कहते हैं टीचर मेड टेस्ट। क्या कहते हैं? टीचर मेड टेस्ट। बात सही है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। टीचर, शिक्षक निर्मित परीक्षण, शिक्षक निर्मित
परीक्षण। दूसरी तरफ है आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसके बारे में आप बहुत कुछ सुनते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण, ठीक है, मानकीकृत परीक्षण। रात और दिन लग के मेहक कंप्लीट कर दो अगर लेट बैच ज्वाइन किया है। रात और दिन इस टाइम बस आपको पढ़ना ही दिखना चाहिए। कुछ दिन की बात है, फिर साल भर जो जो वैकेंसी आती जाएंगी सीटेट क्लियर करके बैठ जाओगे तो उन सब में अपीयर हो पाओगे और नौकरी भी ले लोगे 1 साल के अंदर अंदर, अगर ढंग से मेहनत कर ली तो। और अगर ये मौका गवा दिया, अगले 8 और 8 8 7 14 8 7 15 दिन अगर आपने ठीक से पढ़ लिया 7 तारीख तक भी पूरा बेस्ट देखे, तो ऐसा कोई मेरिट तो बननी नहीं है, सीटेट निकल जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया जी। तो मंतशा आ जाओ इधर, मक्खन लगवा लो जब देखो। यानी आपके जैसा अच्छा होता है, क्यूट होता है, गुड टेस्ट। देखिएगा, स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत परीक्षण। देखिए, टीचर मेड टेस्ट वो है जो स्कूल में टीचर्स बना रहे हैं अपने हिसाब से। ज़रूरी नहीं है ये वैलिड हो, ज़रूरी नहीं है ये आपका इसमें बाकी सारे गुण हो, चाहे वो वैलिडिटी का हो, ऑब्जेक्टिविटी का हो, रिलायबिलिटी का हो भी सकता है, बट नॉट नेसेसरी। तो इसलिए मैं बहुत बार कहती हूँ कि जो मॉक टेस्ट आपको इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पे मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए गए हों, है ना। टीचर मेड टेस्ट हैं या टीम बना देती है, टीचर भी नहीं बनाते हैं। जैसे मैं अभी मैराथन में क्वेश्चंस कराए तो पूरी कोशिश की मैंने, अपना बेस्ट देके, पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस लगा के हज़ारों हज़ार सवाल आज तक कराए होंगे, है ना। और इतने सालों से पेपर को देख रही हूँ, टेक्नोलॉजी की भी सहायता ली कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पेपर वाला रहे, लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्वीक किया जाए, सिलेबस को कवर रखा जाए, ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिए जाएं, कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट के आसपास लेकर के आऊँ उस मैराथन सेशन को। या हम मान लो 30 क्वेश्चंस का एक सेट लास्ट में लगाएंगे भी सिलेबस खत्म होने के बाद, है ना, तो वो किया जा सके। तो जब हम बात कर रहे हैं टीचर मेड टेस्ट की, तो इसमें कई बार होता है कि रिलायबिलिटी की इशू हो जाते हैं, टीचर ने अपने हिसाब से बना दिया यूनिट टेस्ट, FA टेस्ट, लेकिन हाफ ईयरली बन गया कई बार। लेकिन आपका जो बोर्ड का एग्जाम्स हैं, जो बोर्ड के पेपर हैं, 12th क्लास के, 10th क्लास के, या सीटेट का पेपर है, जो एक एक्सपर्ट टीम बना रही है, जिसमें लाखों लोग बैठ रहे हैं, बड़े लेवल पे जो परीक्षा हो रही है, वो आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, मानकीकृत परीक्षण है, ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन के लिए हो रही है। अब इसके फायदे हैं कि रिलायबल होता है ना। अभी पढ़ेंगे हम रिलायबिलिटी, अच्छे गुण क्या हैं, वो उस पे आएंगे वापस से। गुड टेस्ट के जो लक्षण हम पढ़ रहे थे कि भाई रिलायबल होगा, वैलिड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिविटी होगी। लेकिन इसमें एक ही इशू आता है जो मुख्य रूप से देखा गया है, ऐसे तो इश्यूज और भी मिल जाएंगे, कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फोकस नहीं कर पाता। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना संभव है कि मेरा मन किया कि मुझे पता है इस बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एक अलग से टेस्ट बनाऊं जिससे मुझे पता लगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। वो हो जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोज करना, पता लगाना। मैंने ब्लड टेस्ट कराया था अभी कल परसों, आज मैंने देखी भी नहीं, रिपोर्ट चेक करूंगी कि पता लगे, डायग्नोज करूं। वैसे कोई दिक्कत है सच नहीं फील हो रही थी, कोल्ड हो गया, हो जाता है, सीजनल है, बट मैं कराती रहती हूँ 2-3 महीने में, क्योंकि पहले प्रीवियसली पास्ट में ऐसा हो चुका है कि मेरे आयरन लेवल स्लो चले जाते हैं, वो थोड़ा सा है। तो उस चक्कर में और भाग दौड़ रहती है, आपको पता है लाइफस्टाइल आजकल सबके ही खतरनाक है, और कब कौन सा क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो मैं जाके ऐसे, मैं अपने भाई के साथ कल हमारी बात ही हो रही थी, हॉस्पिटल गई थी, तो उसके बाद आते हुए लैब से मैंने टेस्ट करा लिया कि यार सारे टेस्ट हो जाएं, पता लग जाए। हमारी तो इंडिया में ये भी सोच रहती है ना कि कि अगर टेस्ट में कुछ ना आए, कुछ गड़बड़ ना निकले, तो लोगों को लगता है पैसे वेस्ट हो गए, कि यार आया तो कुछ है नहीं। अब वो कोई अच्छी लड्डू थोड़ी मिल रहे हैं, अगर मान लो कुछ आ जाए, बीमारी ही निकल आए, तो वो तो दुख की बात है। तो टेस्ट किस लिए कराते हो, अब ब्लड टेस्ट जैसे करा रहे हो, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उन लैब्स को डायग्नोस्टिक लैब्स बोलते हैं, कि वो डायग्नोस करेंगी गैप कहाँ है, कमी कहाँ है, बच्चों को डिफिकल्टी कहाँ हो रही है, ये पता लगता है। तो टीचर अपने हिसाब से डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बना सकता है, टीचर अपने हिसाब से पेपर सेट कर सकता है, कमजोर बच्चे के लिए अलग, किसी को मैथ्स में सिर्फ जांचना है तो मैथ्स के लिए अलग। तो इंडिविजुअल नीड का ध्यान रखते हुए टीचर मेड टेस्ट को बनाया जा सकता है। तो इट केटर्स इंडिविजुअल नीड्स या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो टीचर मेड टेस्ट जो होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करते हैं, है ना। व्यक्तिगत विविधताओं का, व्यक्तिगत विविधताओं का, विविधताओं का ध्यान
रखा जा सकता है। तो अगर टीचर चाहे तो इंडिविजुअल नीड के हिसाब से टीचर मेड टेस्ट बनाए जा सकते हैं, जा सकता है। बात तो सही है, क्योंकि टीचर ने खुद से टेस्ट बनाया है तो वो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस ला सकते हैं। एक डिफ़िकल्ट टेस्ट बनाना है, किसी बार इजी बनाना है, मॉडरेट बनाना है, लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में पहले से सेट होता है, एक रूब्रिक है, एक सेट क्राइटेरिया है, एक पैमाना है कि इतने % जो है मेहक इजी क्वेश्चंस होंगे, इतने डिफिकल्ट होंगे और इतने मॉडरेट होंगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हाँ, तो इसीलिए मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि जो टेस्ट बने वो ऐसा सिर्फ उसमें मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। जब आप सिलेबस पढ़ लेते हैं, आप मेरे साथ इतने सेशंस कर लेते हैं, तो आपको लगता है अरे यार ये तो हो जा रहा है, आसान सवाल दे रहे हो आप, तो पेपर में थोड़ी आएगा। अब वो हमें आसान लगने लगता है, जबकि पेपर में आसान भी आएगा, मुश्किल कम ही % होती है, मॉडरेट और इजी टू मॉडरेट की तरफ ज्यादा रहता है। ठीक है ना? तो अगर हम देखें यहाँ पे गुलाम, तो एक चीज निकल के आती है, टीचर मेड टेस्ट जो है वो केटर करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को या इंडिविजुअल नीड्स को। तो बच्चों के हिसाब से, अलग अलग बच्चों के नीड के हिसाब से, एक गिफ्टेड बच्चा उसके लिए अलग बनाया जा सकता है, जरूरत पड़ने पे अलग तरीके से जांचा जा सकता है, उससे ओरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई क्विज दिया जा सकता है, 50 तरीके हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट की, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उतना ध्यान नहीं रख पाते। तो इसकी जो एक लिमिटेशन है मानकीकृत परीक्षण की, वो यही है कि यहाँ पे व्यक्तिगत विविधताओं का उतना ध्यान नहीं रखा जाता। अब सीटेट का पेपर यदि 24 लाख लोग दे रहे हैं, 20 लाख लोग दे रहे हैं, तो हर एक इंडिविजुअल की नीड के हिसाब से थोड़ी बनेगा। ठीक है? तो यहाँ पे या बोर्ड का एग्जाम है तो सबके लिए एक जैसा है, वो एक स्टैंडर्ड सेट है, उसमें कुछ गुण होंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाते। ये क्रिटिसिज्म है, आलोचना है स्टैंडर्डाइज टेस्ट की। लेकिन इनमें बाकी गुण हैं, हाँ, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, या यूपीएससी का पेपर है। टीचर में टेस्ट इंडिविजुअल नीड के हिसाब से बन सकता है, तो इसका एक ये फायदा भी है, लेकिन इसमें और भी कुछ नुकसान होते हैं। कई बार रिलायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कई बार वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कई बार ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखा जाता, ये एक इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। लेकिन इसमें बाकी गुण होते हैं, जैसे रिलायबल होगा, वैलिड होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगी। ऐसा नहीं कि ये सब यहाँ नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो जब हम बात वैलिडिटी की कर रहे हैं, एक अच्छे टेस्ट के गुण की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये वैलिड होगा, यानी वैध होगा, वैधता, यानी वैलिड होगा यानी वैध होगा, वो वाला वैध नहीं होगा जो दवाई देता है, वैध। तो वैलिडिटी होगी यानी वैधता होगी। डज टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर? क्या टेस्ट वो मापता है जो ये सपोज, मतलब जिसके लिए बनाया गया है? भाई पेपर है, अगर टेट का एग्जाम है और पेडागोजी ही चेक नहीं करता, तो कैसे पता चलेगा जिस व्यक्ति का आप टेस्ट ले रहे हैं वो टीचर बनने के लायक है कि नहीं है? ऐसा होता है ना कि बिहार में अभी पेपर हुआ, इस बार केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुआ है, उसमें से पेडागोजी हटा दी। हम सब सरप्राइज, भाई पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसा। उसका क्या मतलब है? समृद्धि बहुत बढ़िया। उसका क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिंपल सा मतलब है कि यार ये पेपर आप टीचर बनाने के लिए ले रहे थे और इसमें पेडागोजी नहीं है, टीचिंग मेथड्स नहीं है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं पूछोगे, कैसे पता चलेगा अगला इंसान अच्छा टीचर बन सकता है कि नहीं? अब हो सकता है उसमें वो फिर कल को बोर्ड को जब हम जाएं चैलेंज करने तो वो कहे कि नहीं हमने तो सीटेट में टेस्ट कर ली थी पेडागोजी की नॉलेज। तो मतलब इट इज लाइक कि पेपर है, टीचिंग बच्चे समझ नहीं पाते, आधे लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता है, भाषा समझ नहीं आती, इंग्लिश के टीचर है, इंग्लिश को ही इंग्लिश बोलते हैं। तो ये अपने आप में, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूं, बट ये जरूरी है कि जब हम लैंग्वेज के टीचर हैं तो कम से कम अपने सब्जेक्ट को ठीक से प्रोनाउंस करना ही सीख लें। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम, इसका मतलब हमारी वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हम वैध नहीं है। जिस पर्पज के लिए आप आए हो वो पर्पज आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। मैं दुनिया जहान की बातें करूं, बस सिलेबस ना पढ़ाऊं आपको, तो वो वैलिडिटी की दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे कि टीचर है, बस सब कुछ अच्छा है, बहुत सुरीली आवाज है, बहुत सुंदर दिखती है, टाइम पे आती है, फिट है, लेकिन पढ़ाना नहीं जानती है या पढ़ाती नहीं है। इसका मतलब गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वैलिडिटी की गड़बड़ है। तो एक टेस्ट जिसमें सवाल सारे हैं, सुंदर लैंग्वेज है, लैंग्वेज की कोई त्रुटि नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन 100 सवाल पूछने थे 100 ही पूछता है, लेकिन वो पर्पस फुलफिल नहीं करता जिस पर्पस के लिए बनाया गया है। मतलब टीचर बनाने के लिए पेडागोजी छोड़ के बाकी सब पूछ रहे हो, ये ऐसी सी बात हो गई। ठीक है ना? तो ये वैसी बात है। तो वैलिडिटी का मतलब है जिस पर्पस के लिए जो चीज बनाई गई है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, तो वो वैध है। अगर वो टेस्ट जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो अवैध हो जाएगा या
इनवैलिड हो जाएगा। अब दूसरा लक्षण आता है रिलायबिलिटी। एक अच्छे टेस्ट में दूसरा गुण क्या पाया जाएगा? रिलायबिलिटी का। तो रिलायबिलिटी क्या है? इसको हम कहते हैं विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी इज विश्वसनीयता। आर दी रिजल्ट्स कंसिस्टेंट? रिजल्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है? बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं जब आप रीचेकिंग करा रहे हैं कॉपी की? तो या फिर इसको ऐसे देख सकते हो, कोई कह रहा है ऐसे मत बोलो आप बहुत बड़े मतलब, हाँ आई नो, मैं तो सिक्योर हूं इस चीज में। आप लोगों ने इतना करोड़ों में वीडियोस को देखा है, कई 100 करोड़ में, एक्चुअली 1 बिलियन के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो इतने लाखों लोग पेपर पास करते हैं, तो ठीक है, मेरे पास तो इनफ एविडेंस है कि हाँ यार ठीक कर लेती हूँ मैं, ठीक। और हमेशा स्कोप भी होता है अच्छा करने का, तो सीखती भी रहती हूँ, वो बात ठीक है आपकी। बस मैं एक एग्जांपल दे रही थी, किसी और का एग्जांपल दूँ तो अच्छा ना लगे किसी को, है ना। मुझे तो पता ही है ना ठीक पढ़ा लेती हूँ, तो मैं अपने अपने खुद पे मजाक उड़ाना ईजी होता है। तो अगर हम देखें रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, आर द रिजल्ट्स कंसिस्टेंट? आपका वो दोस्त जो आपको पता है यार जरूरत पड़ने पे ये हमेशा काम आएगा, कभी भी फोन करो रात के 2 बजे भी फोन उठा लेगा। अगर 5 रुपए होंगे और मुझे सच में जरूरत होगी, हाँ जी शक्ति, जरूरत होगी तो ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, रिलायबल है ये मेरा दोस्त, इस पे भरोसा किया जा सकता है। आपको पता होता है कि आपके 3 दोस्त हैं, अगर इन तीनों में से 2 लोग ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल हिसाब के पक्के होंगे, कुछ लोग होते हैं ना, एक कोई होगा आपको पता है यार ये आदमी इसने पैसे मांग लिए ना, ये वापस देगा नहीं, समझ रहे हो। तो उसकी रिलायबिलिटी की दिक्कत है कि वो अपनी इमेज ऐसी बना चुका है, ऐसी हरकतें करके कंसिस्टेंटली, कि उस पे आपको भरोसा नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है। तो आपका वो दोस्त जिस पे आप रात को 2 बजे भी आंख बंद करके भरोसा कर पाए या कॉल कर पाए और आपको पता है वो उठा लेगा, तो वो रिलायबल है। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल हुआ रिलायबिलिटी का। हम कहते हैं ना रिलायबिलिटी मतलब, आपको पता है एक चेयर है, एक अच्छी ब्रांड की चेयर लिया आपने, आप बैठोगे तो टूटेगी नहीं, दिस इज रिलायबिलिटी। आपको पता है कुछ आप खतरनाक सा ले आए हो, वो एक स्टूल है बैठने का, बैठे और वो खत्म, रिलायबिलिटी कमी है। ओके टेस्टेड लिखा होता है ना, तो वैलिड है, रिलायबल है कोई चीज, तब ओके टेस्टेड लिखा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? तो आर द रिजल्ट्स कंसिस्टेंट, कि आप जब बच्चे को, मान लो बच्चे, कई बार आपने देखा होगा टीचर को कि बच्चा पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, अपने दोस्तों से पूछ रहा है पेपर करते हुए, तो टीचर क्या करती है, हम कॉपी ले लेती हैं बच्चे से और एक फ्रेश ब्लैंक कॉपी फिर से दे देती हैं, कहती हैं अब इसमें लिखो, नहीं पूछा ना किसी से, कोई बात नहीं, एक काम करो इसमें लिख लो, अब तो दोबारा लिख लो, तुमने खुद से ही किया पेपर, तो अभी 10 मिनट ही हुए हैं। अगर बच्चा उतना फिर से लिख पा रहा है जितना पहली कॉपी में लिखा था, तो मतलब रिलायबिलिटी है। तो सेम नॉलेज के साथ सेम रिजल्ट आ रहे हैं, दिस इज रिलायबिलिटी। हाँ अरमान, ऑब्जेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं, रिलायबिलिटी को विश्वसनीयता कहते हैं, विश्वसनीयता। ऑब्जेक्टिविटी को हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं, वस्तुनिष्ठता, ठीक। तो ऑब्जेक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो कैन 2 और मोर पीपल एडमिनिस्टर द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एंड गेट सिमिलर रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिविटी है वस्तुनिष्ठता के 2 या 2 से अधिक लोगों को एडमिनिस्टर द टेस्ट, यानी अगर 2 अलग अलग एग्जामिनर, एक कॉपी है एक बच्चे की, मान लो बोर्ड की कॉपी है, बच्चे का नाम है राहुल, राहुल ने पेपर लिखा, ठीक है, राहुल का पेपर चेक हुआ, मान लो इंग्लिश की कॉपी है, इंग्लिश का पेपर है, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर नहीं करेगा, ठीक। राहुल के नंबर आए 90 मार्क्स, बोर्ड का एग्जाम है, राहुल ने कहा नहीं मेरे 95 आने चाहिए थे, या मैथ्स हो सकता है व्हाटएवर, तो राहुल ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया। अब रीचेकिंग पे गई कॉपी, ऑप्शन होता है ना, आप पैसे देके, ऐसे बोर्ड इसमें भी होता है कि क्वेश्चन कर दिया या रीचेक करने के लिए कॉपी दे दी। अब रीचेकिंग में सेम एग्जामिनर को तो नहीं मिलेगी, कोई और एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, सम अदर एग्जामिनर, अदर एग्जामिनर जिसने पहले चेक की होगी उसको थोड़ी मिलेगी, पता ही नहीं होता बोर्ड में तो किसको कॉपी मिलेगी चेक करने के लिए। अब जब अदर एग्जामिनर ने चेक की तो नंबर आ गए 96, इसका मतलब टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अलग अलग लोगों के चेक करने पे भी यदि रिजल्ट सेम रहे, दैट मीन्स अगर 90 के बाद 91 92 आए, इसका मतलब ठीक है, लगभग सेम ही है, ऑब्जेक्टिव था पेपर। अगर 90 के 90 ही हैं तो हम कहते हैं हाँ ऑब्जेक्टिविटी थी पेपर में, वस्तुनिष्ठता थी, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ही होता है वस्तुनिष्ठ है,
सभी के लिए सेम रिजल्ट। ऑब्जेक्टिविटी है इस बात में कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह देते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को नहीं, बट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है लॉजिकल बात है, एकदम सटीक बात हो रही है। तो पेपर इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी एग्जामिनर चेक करे, उनको पता है भाई बॉडी के अगर कोई पत्र लिखा है तो 2 नंबर इस चीज के हैं, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, तो वो ऑब्जेक्टिवली बनाया गया है पेपर। तो कोई भी एग्जामिनर चेक करे, अगर वो मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखता है तो रिजल्ट सेम आएगा। तो मल्टीपल टीचर्स भी चेक करें तब भी रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब टेस्ट क्या है? टेस्ट है वैलिड, सॉरी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठता है टेस्ट में, ऑब्जेक्टिविटी है। अगर मल्टीपल एग्जामिनर चेक कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट सेम आ रहा है, बच्चे को आप 2 बार भी कॉपी दे दे रहे हो और तब भी रिजल्ट सेम आ रहा है, वो रिलायबिलिटी है। वो बच्चे की नॉलेज सेम है और तब और मल्टीपल टाइम्स उससे हम चीजें कराएं सेम एनवायरमेंट में, पेपर लिखने को दें और वो सेम लिखे तो रिलायबिलिटी है, सेम कंसिस्टेंट है रिजल्ट। मल्टीपल एग्जामिनर्स चेक करें और सेम रहे तो ऑब्जेक्टिविटी है। समझ गए दोनों में अंतर? वैलिडिटी जिस पर्पस के लिए, जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया है उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। सब्जेक्टिविटी क्या हो जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया राहुल, राहुल कह रहे हैं नाम के साथ अच्छा समझ आता है, क्योंकि राहुल का नाम खुद का राहुल ही है। देखिए सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव होता है मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और। मैडम प्रिया ने चेक किया तो 90 नंबर, और मैडम रिया ने चेक किया तो 70 नंबर, और राहुल सर ने चेक किया राहुल की ही कॉपी को तो उन्होंने 65 नंबर कर दिए। इतना अंतर आ जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं है टेस्ट में, सही मार्किंग स्कीम के साथ नहीं बनाया गया, सही तरीके से नहीं बनाया गया। मेरे लिए अलग हो गया, आपके लिए अलग हो गया। भाई सिंपल है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ ये चीज, कोई बात नहीं। एक चीज पढ़ी हमने, वैलिडिटी, जिस पर्पस के लिए बनाई गई है जो चीज उन उद्देश्यों की पूर्ति करती है कि नहीं। टीचिंग का एग्जाम है और एसएससी की नॉलेज या यूपीएससी के लेवल का आने लग जाए तो वैलिडिटी वैलिड नहीं है वो पेपर। यूपीएससी का पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछने लगे बेवजह, वैलिड नहीं है, क्योंकि वो पर्पस अलग है उस एग्जाम को बनाने का। ठीक है, अगर आप इंडिया में गूगल मैप्स यूज कर रहे हैं और वो अमेरिका की ही लोकेशंस दिखाता है सिर्फ, तो वैलिड नहीं है, आपके काम का ही नहीं है, पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा जिस पर्पस के लिए बनाया गया है। रिलायबिलिटी है, सेम नॉलेज है बच्चे की और बार बार आप टेस्ट करें तब भी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आए, तो ये विश्वसनीयता है। ये जो ऑब्जेक्टिविटी है इसमें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है कि कितनी बार अलग अलग लोगों से चेक करा लो सेम रिजल्ट आएगा। बच्चे की नॉलेज सेम है, वो सेम लिख पाएगा, सेम पेपर कर पाएगा, ये रिलायबिलिटी है कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स वो लेकर के आ रहा है, ये बच्चे पे डिपेंड है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक, कि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। ऑब्जेक्टिविटी है 2 या 2 से अधिक लोग, इट्स लाइक रिलायबिलिटी, मतलब मैंने 2 बार सेम नॉलेज है बच्चे की, 2 बार कॉपी चेक की, सेम रिजल्ट है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जब 2 अलग अलग लोग कॉपी चेक कर रहे हैं और सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिविटी है। तो पेपर नहीं, इसमें टीचर की ऑनेस्टी भी नहीं, मतलब कह सकते हो कुछ हद तक, बट टीचर की ऑनेस्टी से ज्यादा यहाँ पे जो पेपर को सेट किया गया है वो किस तरह से किया गया है कि स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिल रहे हैं। अगर आपको पता है बोर्ड में स्टेप के नंबर मिलते हैं, या ये अगर आपने परफॉर्मा सही बनाया तो उस चीज के भी नंबर मिलेंगे। तो वो टेस्ट को उस तरह से बनाया गया है कि गाइडलाइंस ऐसी दी गई है कि अगर टीचर फॉलो करे तो वो ऑब्जेक्टिविटी रहेगी। समझ रहे हो? जी राकेश जी कह रहे हैं एसआईआर के चक्कर में तैयारी नहीं हो पा रही है, अब कोशिश कीजिए लास्ट के टाइम पे फोकस करें। तो अब हम 2 भागों में बांटते हैं स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत परीक्षणों को, एक है एनआरटी, दूसरा है सीआरटी। एनआरटी की फुल फॉर्म होती है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसको मानक संदर्भित परीक्षण भी कहते हैं, और सीआरटी की फुल फॉर्म होती है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसको मानक संदर्भित परीक्षण भी कहते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मानदंड संदर्भित परीक्षण, यानी क्राइटेरिया जो है आपका सीआरटी इसमें यहां आ जाएगा। अब समझ लेते हैं। देखिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है एनआरटी, जहां बाकी लोगों से आपके रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाएगा। ये कंपेयर्स टू अदर पीपल, जो आपके रिजल्ट्स हैं, कि मेरिट बनेगी कल को केंद्रीय विद्यालय का पेपर देने जाओगे, नवोदय विद्यालय का पेपर देने जाओगे, DEET+B का पेपर देने जाओगे, जो मेरिट में आएगा, जिसके नंबर ज्यादा आएंगे, जो मेरिट क्लियर करेगा उसको नौकरी मिलेगी, बाकी लोगों की कम आए नंबर ज्यादा आए फेल। सीआरटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है? ये क्राइटेरिया के अगेंस्ट ये टेस्ट करता है, टेस्ट अगेंस्ट अ क्राइटेरिया, अगेंस्ट अ क्राइटेरिया। तो एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट ये टेस्ट करता है आपकी नॉलेज को। जैसे सीटेट हो गया, ये 150 में से 90 नंबर ले आओ, 60% नंबर ले आए, क्राइटेरिया है एक,
क्राइटेरिया फुलफिल करना है आपको, किसी के साथ मेरिट में आपका कंपटीशन नहीं है। 90 नंबर ले आए अगर आप 150 में से, पेपर क्लियर हो गया, बात खत्म हो गई। तो एक क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट आपको टेस्ट किया जा रहा है। एनआरटी में आपका कंपटीशन दूसरों से है कि इस साल केंद्रीय विद्यालय की मेरिट, या पिछले साल मान लो दिल्ली के एग्जाम की DTPLSB की मेरिट या यूपीएससी की मेरिट, भाई प्री की गई थी 120, इस साल जाएगी 125। दिस इज यू आर बीइंग कंपेयर टू अदर पीपल जिन्होंने उस एग्जाम को दिया है। सीबीएसई टॉपर वो बनेगा। अब देखो ये जो 12th का एग्जाम होता है इसमें एनआरटी और सीआरटी मेरी नजर में दोनों लागू हो जाते हैं, क्योंकि एक तो टॉपर होगा कि भाई जो जिसके सबसे ज्यादा नंबर उस स्टेट में आए, तो उसको बाकी लोगों के अगेंस्ट भी कंपेयर किया गया है कि 99% है, इससे ज्यादा किसी के नहीं आए। फिर उसके नीचे 98% है, ये सेकंड टॉपर है। क्राइटेरिया भी इसमें लागू होता है कि 33% नंबर अगर लेकर के आओगे तो पास माने जाओगे, तो ये सीआरटी भी है। ठीक, तो सीटेट में टॉपर नहीं होता कोई, क्योंकि ये सीआरटी है और इसमें एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट आपको नंबर लाने हैं कि आप किसी कैटेगरी से हैं तो 82 मार्क्स, नहीं तो 90 मार्क्स। वहीं अगर आप बात कर रहे हैं एनआरटी की, तो एनआरटी जो है वो बाकी लोगों से आपके रिजल्ट को कंपेयर करता है। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं? ये रख लेना क्लियर, क्योंकि पूछ लिया जाता है। इसको ऐसे भी देख लेते हैं एक बार, एक टेबल के माध्यम से अच्छा समझ आ जाता है आप लोगों को। देखिएगा, एस्पेक्ट अलग अलग, एक साइड लिखे हुए हैं, एक साइड मानक संदर्भित परीक्षण या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हैं, दोनों स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत परीक्षण ही बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का यूपीएससी का एग्जाम हो, जो कि एनआरटी का एग्जाम्पल है, नीट जेई का एग्जाम हो। वहीं सीआरटी की जब आप बात करें, चाहे वो सीटेट या यूपीटेट का एग्जाम हो, तो हैं दोनों स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, ये सब होता ही है, इनमें वैलिडिटी होती है। टीचर मेड टेस्ट नहीं है, बनाते टीचर्स हैं बट अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स बनाएंगे। एक पूल ऑफ क्वेश्चंस होगा कि भाई 10,000 सवाल बने, उनमें से किस सेट में कौन सा आएगा पता नहीं है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की निशानी है। उद्देश्य क्या है? एनआरटी का उद्देश्य है कंपेयर्स अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से करता है। क्राइटेरियन रेफरेंस या मानदंड संदर्भित में क्या है? मेजर्स अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स्ड सेट ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया। जो लर्निंग स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया बनाया गया है उसके अगेंस्ट आपको टेस्ट किया जाएगा कि 90 नंबर आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। तो पास फेल के लिए क्राइटेरिया है किरण, तो बिल्कुल सही बात है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है कि 90% पे पास हो जाओ, क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाई हो गए, क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, बात खत्म हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 143 लाओ, 90 वाला भी आगे का एग्जाम दे सकता है, आप भी दे सकते हो। नॉर्म रेफरेंस में अगर आप मेरिट में नहीं आ रहे, दूसरों के अगेंस्ट आपको कंपेयर किया जाएगा, तो आपको दूसरों से अच्छा करना है वहां पे, समझ रहे हो ना? चलो, फोकस किस बात पे है? फोकस है रिलेटिव रैंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच सापेक्ष रैंकिंग। आज आप जो एग्जाम दे रहे हो, मान लो DTPLSB में मेरिट गई पिछली बार 161, 155, 158, आज से 10 साल पहले मेरिट जाती थी 70, 80 नंबर 200 में से, समझ रहे हो? तो ये क्या है, समय के हिसाब से बदल जाएगी रैंकिंग। मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट और स्किल्स, आपकी किस हद तक मास्टरी हुई है कंटेंट या स्किल पे। 90 नंबर आ गए, इसका मतलब आपको पेडागोजी की बेसिक समझ है, बस उन्होंने ये टेस्ट कर लिया, बात खत्म हो गई। व्याख्या या इंटरप्रिटेशन क्या है? हाउ वेल डिड यू डू कंपेयर टू अदर्स, दूसरों से कितना अच्छा किया आपने। यहां पे व्याख्या है हाउ वेल डिड यू डू कंपेयर टू लर्निंग गोल्स, जो लर्निंग गोल सेट हुए थे कि भाई 90 नंबर की समझ है कि नहीं है, ये टेस्ट कर लो बस, कि इनको टीचिंग मेथड की बेसिक समझ है कि नहीं है, बस वो हो गया एक क्राइटेरिया फुलफिल, बात खत्म। ठीक है सुप्रिया, लर्निंग गोल्स हो गए फुलफिल तो पेपर क्लियर। ये मुख्य अंतर है, तीन बातों का अंतर था। अब एक क्वेश्चन आप कर लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट, आकलन के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। देखिए नॉट लिखा हुआ है तो ध्यान से आप जवाब देंगे, आकलन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट। वो गॉड, मुश्किल है परिधि, देख लेंगे, बट ये टॉपिक्स आपको हेल्प कर जाएंगे वहाँ भी, ये लगभग हर एक पेपर में ये वाले टॉपिक्स हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, अलग अलग जवाब आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, ग्राहना तबियत थोड़ी गड़बड़ है भाई, चंचल ए कह रहे हैं, सब ए कह रहे हैं, देखते हैं। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, ये कहना अपने आप में गलत हो जाएगा, बट देखते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट थ्रू इवेल्युएट द मास्टरी लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, किस हद तक मास्टरी हो पाई है। चलो, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, ये बात एकदम सही है।
नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट टेल्स अस वेयर अ स्टूडेंट स्टैंड्स एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स इन हिज और हर परफॉर्मेंस, दूसरे बच्चों के मुकाबले कहाँ खड़ा हुआ है बच्चा। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होता है, पता लगाना गैप्स का और फिर रेमेडी दे पाना। तो सीटेट में अगर आपको पता लग गया 90 नंबर आए तो आपका क्राइटेरिया तो पास हो गया, बट ये समझ आ जाएगा आपको कि किस एरिया में आपके नंबर कम आए थे, तो कहाँ आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट टू इवेल्युएट द मास्टरी लर्निंग, कितनी मास्टरी है आपकी, 150 में से आप 140 नंबर ला पा रहे हैं, इसका मतलब पता लग रहा है किस हद तक मास्टरी है। क्राइटेरिया तो 90 पे ही फुलफिल हो गया था। लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा कि नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। मानक संदर्भित आकलन जो है वो नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में सहयोगी नहीं होते। देखिए नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं पहले ये समझने की जरूरत है, अभी समझेंगे। अभी मैं आपको वैसे बता देती हूँ। नैदानिक का मतलब है कमी का पता लगा पाओ, गैप का पता लगा पाओ, बच्चों को डिफिकल्टी कहाँ हो रही है ये डायग्नोज कर पाओ, जो मैं आपको ब्लड रिपोर्ट वाला एग्जाम्पल दे रही थी। तो मैंने ब्लड रिपोर्ट कराई, मुझे पता लगता है, मान लीजिए कि बुखार है, मैंने टाइफॉइड टेस्ट कराया, मान लेते हैं कराया नहीं है, अब उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो अब मुझे डॉक्टर को बताना है ले जाकर के ये रिपोर्ट कि डॉक्टर जी आप मुझे 3 दिन से दवाई तो दे रहे थे ये सोच के कि चलो बुखार है, ये देख करके ये डायग्नोज करके, वो भी आपने पता लगाया, लेकिन ये टेस्ट रिपोर्ट ने प्रॉपर डायग्नोज किया कि मुझे टाइफाइड है। अब टाइफाइड की दवाई चलेगी, तो रेमेडी पहले डायग्नोज करके डिफिकल्टी का पता लगाया जाएगा बच्चे का कि किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, फिर उसको ठीक कराया जाएगा, उसकी दवाई दी जाएगी। तो टीचर का काम भी डॉक्टर के जैसा हो जाता है। तो मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। ठीक है ना, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग में मदद करता है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहां तो भैया मेरिट बन गई, अब आप कहां फेल हुए ये डायग्नोस करने के लिए थोड़ी है, ये तो आपने दूसरों से कितना अच्छा किया। ये थोड़ी कहोगे कि आप पेपर देने गए यूपीएससी का और अब आपके नंबर जो है आप मेरिट में नहीं आए, तो आप कहोगे मुझे पता लग गया कहां कहां कमी है। वो पता लगाने का टेस्ट नहीं था, वो तो मॉक टेस्ट था, जहां पे पता लगाना था आपको, है ना, कमी का, और रेमेडी देनी थी। इसका पर्पस डायग्नोज करना है ही नहीं, इसका पर्पस है दूसरों से आगे आए कि नहीं आए, दूसरों से बेहतर किया कि नहीं किया, दूसरों के कंपैरिजन में किस पोजीशन पे खड़े हो। तो ये तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं होता। ठीक, स्कूल बेस्ड असेसमेंट एसबीए बोलते हैं, विद्यालय आधारित आकलन। इसको इंट्रोड्यूस किया सीबीएसई ने किस लिए, कि बच्चे में फियरफुल माहौल ना रहे, फियर हटाया जा सके, कि वो बोर्ड परीक्षा के लिए दूसरे सेंटरों पे जाता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं, तो स्कूल के टीचर्स ही स्कूल में ही असेसमेंट कर लें। जो होम बोर्ड का कॉन्सेप्ट आया था बीच में, कि अपने ही बच्चे के पास ऑप्शन है कि वो एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम्स चूज करना चाहता है 10वीं क्लास में, या होम बोर्ड चूज करना चाहता है, तो उसका रीजन यही था कि वो स्कूल बेस्ड एग्जाम असेसमेंट को, आकलन को फोकस करना था, विद्यालय आधारित आकलन को, कि स्कूल के टीचर्स यदि स्कूल के बच्चों को जो साल भर से जिनको देख रहे हैं उनका टेस्ट लेते हैं, उनको असेस करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, बजाय कि एक दिन अचानक से एक्सटर्नल एग्जामिनर आ गया और वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो सकता, उस दिन बुखार था, हो सकता है कोई घटना घटी हो, तो वो उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाया अच्छा। तो स्कूल के टीचर तो रोज उसको असेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये कि विद्यालय आधारित आकलन इसी बात को कहता है कि विद्यालय के टीचर्स ही विद्यालय के बच्चों को आकलन करें। एग्जैक्टली मुकारिब कह रहे हैं कि 50 साल की उम्र में अब जो है टेट मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट, हमारे समय में नहीं था। आप में से कई लोग हैं जो 46 साल के हैं, 55 साल के हैं, 50 साल के हैं, और अब टेट की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कमांडेबल जॉब कर रहे हैं, मतलब कि इस उम्र में फिर से आप पढ़ रहे हैं उस समय का सिलेबस जो आपके समय में रहा ही नहीं होगा। आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी में भी कल कोई हेल्प करे, हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। और रेमेडियल टीचिंग है उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बात सही, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, डायग्नोस्टिक इसको डीआर बोलते हैं, डीआर, डीआर बोलते नहीं, मतलब ये मेरा शॉर्टकट है कि डायग्नोस्टिक के बाद 20 साल बाद पढ़ाई कर रहे हैं, वाह भाई शाजिया, बहुत बढ़िया। डी के बाद आर आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, यानी पहले डायग्नोस किया जाएगा, बाद में रेमेडी दी जाएगी। डॉक्टर दवाई पहले दे देता है, या पहले पता पूछता है आपसे लक्षण क्या है, मान लो टेस्ट ना भी कराए तो वो खुद से तो डायग्नोस करेगा। आप गए डॉक्टर के पास तो वो पूछेगा सही, बताओ जी क्या हुआ, आए हो, तो आप बताओगे जी पेट में दर्द है, 3 दिनों से बुखार है, उल्टी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठंड लग रही है, कपकपी बन रही है, ये है वो है, तो लक्षण बताओगे ना आप, फिर वो दवा देंगे कि अच्छा ये सिम्टम्स हैं, इसके हिसाब से
सॉरी गाइज, बैंड बजी हुई है एकदम गंदे वाली है। दवाई ले लिया, ये तो कम हुई है, इससे पहली क्लास में तो बुरे हालत थे। एनीवे तो अगर अच्छा आवाज चली गई, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, डायग्नोस्टिक टेस्ट ये नहीं बताता, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग जो है वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में तो फुलफिल हो सकती है, नॉर्म रेफरेंस नहीं बताता आपको कि आप में कहाँ दिक्कत है, वो तो आपको दूसरों के साथ कंपेयर करता है, मैं ये कह रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले डायग्नोस किया जाता है हमेशा, फर्स्ट स्टेप डायग्नोसिस का है, सेकेंड स्टेप होगा रेमेडियल टीचिंग का। तो डॉक्टर पहले पूछता है लक्षण, फिर दवा लिखता है। ऐसा नहीं है आप गए डॉक्टर के पास, पहले दवा लिख दी, बाद में लक्षण पूछ रहा है। लक्षण बताते बताते वो लिखता जाए, वो एक अलग चीज है, क्योंकि उसको आइडिया लग जाता है कि भैया ये, क्योंकि वो इतने सालों की प्रैक्टिस है कि अच्छा इस चीज में दिक्कत है ना। आप मुझे कहेंगे कि अच्छा सीडीपी के, तो मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को किन टॉपिक्स में दिक्कत ज्यादा होती है, तो उन टॉपिक्स को मैं थोड़ा स्लो पढ़ाती हूँ ताकि समझ में आपको ज्यादा है, जैसे यही टॉपिक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, वो टेस्ट जो गैप्स का पता लगाने के लिए, कमी कहाँ रह गई है, डिफिकल्टी कहाँ आ रही है, डिफिकल्टी एरिया पता करने के लिए, बच्चे को कठिनाई कहाँ आ रही है, ये पता लगाने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है गैप्स के लिए, डिफिकल्टी के लिए, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। इसके बाद रेमेडी, जो एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है मान लो, इसके बाद रेमेडी दी जाएगी। एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, नए मेथड से पढ़ाना हो सकता है, बच्चे को स्पेशली उन टॉपिक्स में हेल्प करना हो सकता है जहां उसको डिफिकल्टी आ रही थी। समझ रहे हो बात को? तो ये डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग है। तो ये डायग्नोस करना मतलब पता लगाना, रीजन जानना। डायग्नोस करने का मतलब ये रीजन जानना, डिफिकल्टी का कारण पता लगाओ टाइप्स। गैप फुलफिल करना है किसके द्वारा? रेमेडियल टीचिंग के द्वारा। कि आप देख रहे हैं कुछ बच्चों की स्पेशल क्लास चल रही है, रेमेडियल टीचिंग हो रही है, इसका मतलब उनको एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है जहां उनको डिफिकल्टी है वहां। ठीक है जी। हम इवेल्युएट क्यों करते हैं अगर ये पूछा जाए तो, टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि जो शिक्षण अधिगम के उद्देश्य रखे जाते हैं कि भाई इस क्लास में बच्चा ये कर लेगा, इतनी उसकी समझ बढ़ जाएगी, तो वो किस हद तक अचीव हो पाए, उनके लिए हम मूल्यांकन करते हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड सक्सेस एंड फेलियर, बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं और सक्सेस क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कारण पता लगा पाए, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं, डेटा रिकॉर्ड करते हैं, पता लगाते हैं। टू लोकेट द लर्नर्स प्रॉब्लम्स एंड रेक्टिफाई देम, लोकेट करना प्रॉब्लम्स को मतलब डायग्नोज करना, तो डायग्नोज कर पाए हम प्रॉब्लम्स और फिर उनको रेक्टिफाई कर पाए। रेक्टिफाई कहाँ होंगी? वो रेमेडियल टीचिंग में। तो डीआर होगा हमेशा, आरडी नहीं होगा। पहले रेमेडियल टीचिंग नहीं दी जाएगी, पहले दवा नहीं देते, पहले डायग्नोज करते हैं। टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, आगे की प्रगति और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए। इट्स लाइक मैंने अभी मेडिकल स्टोर से दवा मंगवाई उसकी कोल्ड की, तो मैंने हमारी टीम से भेजा किसी को और उनको कहा कि यार मुझे कोल्ड हो रहा है, ऐसे ये लक्षण है और दवा ले आओ आप। तो अब वो गए मेडिकल स्टोर वाले के पास और वो खड़े हो जाए जाके कि दवा दे दो। वो पूछे किसकी? वो कहें दवा दे दो यार। वो पूछे क्या लक्षण तो बताओ, क्या हुआ है इंसान को जिसके लिए दवा ले रहे हो, या आपको क्या हुआ है जी, या कौन सी दवा, प्रेस्क्रिप्शन दो, किस चीज की दवाई चाहिए। यहां से व्यक्ति खड़े होकर कह रहा है, आप कहें नहीं नहीं दवा दे दो यार। तो इट्स लाइक डायग्नोसिस तो हुआ नहीं है, लक्षण पता नहीं है, प्रॉब्लम क्या है पता नहीं है, दवा किस चीज की दे दें, रेमेडी किस चीज की दे दें। तो रेमेडियल टीचिंग हमेशा बाद में होगी, पहले डिफिकल्टी एरिया पता लगाओ कि बच्चे को दिक्कत कहाँ है। कितनी चाय पी हूँ यार, बहुत चाय पी चुकी हूँ। टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, तो इवेल्युएशन से एक और चीज का पता लगता है कि आगे क्या प्रगति, कितनी फर्दर प्रोग्रेस हुई है पिछली बार से, और ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, बच्चे कितनी समझ उसकी विकसित हुई है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स अबाउट देयर ओन टीचिंग, टीचर्स को भी अपने टीचिंग मेथड्स के बारे में फीडबैक मिलता है कि मैंने कोई टॉपिक कराया और क्वेश्चन कराया और एक भी क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं, इसका मतलब आपको समझ नहीं आया, इसका सिंपल मतलब है कि मेरे मेथड में कोई कमी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार जब नहीं समझ आया, लेकिन अगर आप बिल्कुल सवाल कर ही नहीं पा रहे हैं तो टीचर को भी फीडबैक मिलता है इवैल्यूएशन से, मूल्यांकन से। अब इवैल्यूएशन के या मूल्यांकन के कुछ टेक्निक्स होते हैं, तकनीकें होती हैं, तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो या आकलन कर सकते हो। आकलन की तकनीकें, आकलन की तकनीकें।
ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन हो सकती है। एक एक करके समझते जाना, इतना ही में काम चल जाएगा, जिसको अवलोकन कहते हैं। इसकी डिटेल्स हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब ऐसे लिखा हुआ अलग अलग से आप सुनते जाओ, बस आप कर दोगे पेपर में सॉल्व। अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करना। आपने बच्चे को देखा, आपने बच्चे को देखा क्लास में, ऑब्जर्व किया। कई बार हो सकता है एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, एक होती है बच्चे को पता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, कि आपने कोई काम करने को दिया कि करो बेटा ये करके दिखाओ ये एक्टिविटी, आप अब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब वो ये काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी एक कलर को दूसरे कलर में मिक्स कर रहा है, आपने वो एक्टिविटी दी है और ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बच्चों को पता है कि टीचर ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो एक अलग तरह से बिहेव करेगा। या हो सकता है वो जैसे भी जो भी उसकी एक्टिविटी होगी वो आप उस हिसाब से दिखा दोगे, मतलब देख लोगे, ऐसे ऑब्जर्व कर लोगे। एक होता है बच्चा खेल के मैदान में खेल रहा है, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, उसको पता नहीं टीचर ऑब्जर्व कर रही है, बट टीचर ऑब्जर्व कर रही है। तो ये भी एक तरीका है बच्चे के व्यवहार को, उसकी विशेषताओं को आकलन करने का, असेस करने का, ऑब्जर्वेशन। दूसरा टूल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट्स वर्क। मतलब एक ऐसी फाइल है जिसमें पर्पसफुली बच्चे की अचीवमेंट्स, उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज को इंक्लूड किया जाता है। बच्चे को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, टीचर और बच्चा मिलके सिलेक्टेड वर्क रख सकते हैं। रेटिंग स्केल क्या है? रेटिंग स्केल है आपको किसी चीज के बारे में बच्चे की कितना आप रेट करेंगे, उसके व्यवहार को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को, उसकी नीटनेस कितना, डिसिप्लिन कितना है। तो आप कह रहे हैं यार ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 बच्चा डिसिप्लिन है 9, तो ये रेट कर दिया आपने। एक होती है चेक लिस्ट, जैसे आप पिज्जा खाने जाओगे, बर्गर खाने जाओगे, वो आपसे मांगेंगे जी ये रेटिंग कर दो, स्विगी वाले का भी आएगा रेटिंग कर दो, हर जगह जाओगे रेटिंग कर दो। उनको फीडबैक चाहिए, उससे असेसमेंट मिलेगा उन्हें कि व्यक्ति ने ये उबर आपने की है, ओला आपने की है, कि आप रेटिंग कर दो कि ड्राइवर आउट ऑफ 5 कितना रेट करेंगे आप। तो आप कहेंगे यार अच्छा बंदा था, साफ सुथरी गाड़ी थी, ठीक है 5 out of 5 कर देते हैं। एक बंदे ने आपके सर में दर्द कर दिया, पहले तो लोकेशन तक ही नहीं पहुंच पा रहा है और 50 चीज़ें, है ना, तो आप कहेंगे यार 3 out of 5 है मेरा एक्सपीरियंस। हो सकता है वो भी आपको रेट कर रहा हो। तो ये रेटिंग स्केल है, आकलन का तरीका है, फीडबैक मिलेगा। सोशियोमेट्री विधि, सोशियोमेट्री होती है समाज मिति। ये लास्ट है, बस हो गया ये टॉपिक। समाज मिति, समाज मिति क्या है? आप पहले ऐसे होता था कई बार कि मॉनिटर आप ऐसे चूज करते हो कि वोट कर दो, कि जितने लोग, वोटिंग का पूरा सिस्टम सोशियोमेट्री ही है, कि आपने कहा कि मॉनिटर बनाना है किसी को, अच्छा ये 2 बच्चे हैं, कौन कौन वोट करना चाहता है भाई? तो मान लो 40 बच्चे थे क्लास में, एक बच्चे को 25 वोट मिल गई, दूसरे को 15 वोट मिल गई। तो आपको पता है कि 25 वोट वाले को आपने मॉनिटर बना दिया, दूसरे को सेकंड मॉनिटर बना दिया। क्यों 25 वाले को क्यों बनाया? क्योंकि उसके रिश्ते बाकियों के साथ कैसे हैं ये आपको पता लग गया सोशियोमेट्री विधि से। ठीक है ना? ठीक है कुलसुम। इंटरव्यू लेकर के आप जांच सकते हो, सवाल पूछ लोगे डायरेक्ट तो आकलन हो जाएगा। ओरल जो आपकी क्विजेस के माध्यम से, या इंटरव्यू में आप जानते हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल्स नहीं होते 11th-12th में भी बच्चों के, तो बच्चों से पूछे जाते हैं सवाल। तो एक तरह के इंटरव्यू से, या आजकल स्कूल में एडमिशन से पहले जो है बच्चों के इंटरव्यू लिया जाता है, इवन माँ बाप तक का, तो वो असेस कर रहे हैं कि आपको कितना ज्ञान है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, या आपसे मॉक इंटरव्यू लिया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय में, तो आकलन का ही तरीका है ना एक। एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, इनको हम उपलेखात्मक या उपाख्यात्मक रिकॉर्ड आई थिंक कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और डेस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कम शब्दों में डिस्क्रिप्शन दी जाएगी कि आपके बच्चे ने आज फलाने बच्चे का सर फोड़ दिया, मतलब ना ही हो ऐसा तो अच्छा है, लेकिन ये आपस में लड़ रहे थे, आज डायरी नहीं लाया था आपका बच्चा, तो डायरी में नहीं होते, वो कम लाइनों में डिस्क्रिप्शन होता है, एज इट इज जो हुआ उसके बारे में लिखा जाएगा, कोई घटना अगर घटित हुई है तो। एक होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, CR, जैसे ये AR है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, अरे यार, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ये एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफरेबल होता है। इसमें बच्चे का हेल्थ से लेके, उसकी एज से लेके सब कुछ होगा कि भाई इसको ये डिजीज हो सकती है, ये इसकी एज है ना, उसके बारे में सारी बातें होती हैं। तो ये क्लास दर क्लास, स्कूल से स्कूल ट्रांसफर हो सकता है। पोर्टफोलियो भी रिकॉर्डेड रहता है, ये भी एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा सकता है, बट जनरली नहीं देखा जाता है ये कि ये जाए एक स्कूल से दूसरे स्कूल। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड तो चला जाता है आसानी से। प्रैक्टिकल सिनेरियो में पोर्टफोलियो एक स्कूल से दूसरे स्कूल नहीं जाता, बट होता ट्रांसफरेबल है ये भी, या एक क्लास से दूसरी क्लास में बनता है। पोर्टफोलियो में पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ वर्क है कि टीचर और बच्चे ने मिलकर सेलेक्ट किया कि देखो मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, ये स्पोर्ट्स वाली फाइल रखेंगे कि देखो मैंने 3rd क्लास में ये वाला मेडल जीता था, ये है आपके पास, इस एरिया में मुझे डिफिकल्टी है। टीचर ने कहा हाँ ये भी रख लेते हैं, तुम्हारे बारे में किसी को जांचना होगा साल भर में, तो ये फाइल देख के पता लग जाएगा उसको कि बच्चे की ये विशेषताएं हैं और ये चीज़ें हैं उसके बारे में, या ये लर्निंग डिफिकल्टीज भी इसमें शामिल हो सकती हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में डेटा ज़्यादा है,
पोर्टफोलियो में आपकी अचीवमेंट पर्पस ज्यादा रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक आप जैसे रेटिंग स्केल है, ऐसे होता है आपका एक चेकलिस्ट कि 5 में से 3 चीजें हैं कि नहीं है। तो जैसे आप चेकलिस्ट में करते हो ना कि अच्छा आप ट्रिप पे जा रहे हो, अच्छा ये रख लिया कि नहीं रखा, ये दवाई रख ली कि नहीं रखी, फर्स्ट एड बॉक्स रख लिया कि नहीं रखा, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये कपड़े रख लिए कि नहीं हुए, फाइल रख ली कि नहीं रखी, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो वो चेकलिस्ट है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फिर से बता देती हूँ, ऑब्जर्वेशन है, आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हो देख करके, बच्चों को पता हो सकता है नहीं भी हो सकता। पोर्टफोलियो में आप पर्पसफुली कलेक्ट कर रहे हो, पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ वर्क, कि ये चीज़ हम बच्चे की रखना चाहते हैं, इसने ये अच्छा किया या यहाँ पे इसने कैसे प्रोग्रेस की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रोग्रेस का रिकॉर्ड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पोर्टफोलियो। रेटिंग स्केल में ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 या जो भी रेटिंग है उसको आप माप रहे हैं। सोशियोमेट्री दूसरे बच्चों के साथ कैसा रिश्ता है बच्चे का, उस बेसिस पे आप आकलन कर रहे हैं। इंटरव्यू में आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आप डिस्क्राइब करते हैं कोई घटना अगर घटी है उसके बारे में होगा ये। और मैंने सोचा यार मैं किसे लिखूं, मैं तो एकदम सिंगल घोर सिंगल इंसान हूँ, किसे क्यूटी लिखूं, है ना। तो मैंने ये शाम में प्रयोग भी कर लिया। हमारे एक दोस्त हैं, मतलब आई कॉल हिम ब्रदर, तो मैंने उनको लिख के भेजा, मतलब हमारी बात हो रही थी, कुछ कॉन्वर्सेशन थी, तो मैंने फिर उनको लिखा मेरा क्यूटी ब्रदर, ठीक। तो ये जो है लिंगो है, लैंग्वेज है, चेंज होती है समय के साथ, डायनेमिक होती है। ये बात पता नहीं कहाँ से आई थी, मैं खुद ही भूल गई, ठीक। तो हाँ आप लोग क्यूट लोग हो, हाँ दूध रेवड़ी पे मैं ये बात बोल रही थी कि आप लोग कोल्ड को लेकर के बता रहे हो ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन है। उसके बाद आपकी लास्ट यूनिट है जिसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, आसान है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक नंबर के, और वो 10 नंबर की बड़ी स्कोरिंग यूनिट है कि कॉग्निशन इमोशन क्या है, जो कि हम कर भी चुके हैं, आपू की भी बोलते हैं, वो एक अलग है। तो वो आपका थिंकिंग वाला चैप्टर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें, है ना, लर्निंग का छोटा सा पार्ट है। अब उसमें से हो सकता है मोटिवेशन है, ठीक है ना, और कॉग्निशन, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है। तो ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी हम 2 से 3 क्लास मैक्स, 2 क्लास इंक्लूसिव एजुकेशन की लगेंगी, 2 क्लास इस यूनिट की लगेंगी अगर आप नॉर्मल केस में देखो। एक फिर भी हमारा मन क्या, हमने एक्स्ट्रा क्लास ले ली, तो हम मान लेते हैं 3 क्लास, किसी एक में 3 लग गई, दूसरे में 2 लगी, 5 क्लास में नेक्स्ट कमिंग वीक में मंडे टू फ्राइडे में हम ये आसानी से कवर कर सकते हैं। फिर एक दिन, जिस भी दिन मुझे मौका मिलेगा 8 तारीख से पहले आपको एक सेट, या तो मैं उसमें डलवा दूंगी कि आपके PDF सेक्शन में, कि एक टेस्ट है ये आपका, आप लगा लेना प्रिंट लेकर के। ऑफलाइन टेस्ट हम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं अभी, क्योंकि D+B के भी सारे पेपर अभी अनाउंस हो गए, तो हमारे पास समय नहीं बच पा रहा है। नहीं तो बड़ा मन था कि दिल्ली में CTET का ऑफलाइन पेपर, एक मॉक टेस्ट जैसा आपके लिए करें, तो वो समय के चलते ही होती हैं चीज़ें। ये हमने पहले से तो कोई कमिट किया नहीं था, एक्स्ट्रा में ही हम चाह रहे थे कि हो जाए। NEP NCF RTE मैं नहीं करा रही हूँ लाइव में, क्योंकि एक तो वो कंसिस्टेंट है, सेम ही है, वो उसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। NCF 2023 कोई बदल तो गया नहीं, RTE बदला नहीं है वो तो, और पूछा नहीं जा रहा, बहुत टाइम से पूछा नहीं जा रहा। RTE को तो आए हुए जमाने हो गए हैं, पिछले 4 साल में तो मैं देख रही हूँ 21 के बाद से ना NCF पूछा गया है। वो 21 वाले पेपर में पूछा गया था जब वो ऑनलाइन रखा था इन्होंने, ना NCF पूछा गया है, ना NEP पूछा गया है, ना आपका RTE पूछा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मैं नहीं करा रही हूँ, ये आपको VOD में ऑलरेडी डल चुके हैं, नहीं डले होंगे तो मैं एक बार फिर भी टीम के साथ वो कर लूंगी, और नोट्स में तो 100% आपको दिए ही गए हैं, तो एक बार वो आप एक्स्ट्रा में रीड कर लेना। क्योंकि 1 नवंबर से जैसे हमने शुरू किया है बैच, 1 नवंबर नहीं, 27 नवंबर को आपका सिलेबस आया है, तो 1 दिसंबर से शुरू हुआ है, तो आप देखोगे 2 महीने भी नहीं मिले इस बार सिलेबस खत्म करने के लिए। तो वो भी मैं करा देती, चलो 3 क्लास और एक्स्ट्रा ले लेती, लेकिन क्योंकि वो पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो VOD में डल जाएगा और नोट्स में डल जाएगा, तो आपका जिसका मन करे वो पढ़ लेना एक्स्ट्रा में, ठीक है। क्योंकि 1% चांस है आ गया तो पता हो, तो रीड तो कर ही लेना, नोट्स तो एटलीस्ट रीड कर लेना अगर वीडियो उसकी ना भी देख रहे हो तो, इन 3 टॉपिक्स की, NCF RTE और इसकी क्या कहते हैं उसको, NEP। तो ये